पाकिस्तान 24 न्यूज़ एचडी से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनए 75 डस्का ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की सदा फिर से मुस्तरद कर दी है। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि डस्का इलेक्शन का लदम करना इंतजामी फैसला था। तो आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एनए 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर से मुस्तरद कर दी है। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि डस्का इलेक्शन का लदम करना इंतजामी फैसला था। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनए 75 डस्का ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की सदा फिर से मुस्तरद कर दी है। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि डस्का इलेक्शन का लदम करना इंतजामी फैसला था। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया कि कई पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग होती रही, पुलिस तसादुम देखती रही। शायद पुलिस की इलेक्शन के हवाले से ट्रेनिंग नहीं थी। 20 प्रिजाइडिंग अफसर सुबह तक गायब रहे, फोन भी बंद रखे, सुबह एक साथ नमूदार हो गए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए। एनए 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अली अज़हर मलिक की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनए 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की सदा फिर से मुस्तरद कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अमानत गशकोरी। अमानत गशकोरी, बताइएगा, समाअत इस वक्त जारी है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हल्का एनए 75 में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ तहरीक इंसाफ से जो दरखास्त दायर की थी, उसका समाअत हुई है और केस की समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाबात का फैसला मुअत्तल करने की जो इस्तदा थी वो एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। इससे कबल भी गुज़िश्ता समाअत पर तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाबात का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए और हमें तैयारी का वक्त किया जाए और केस की वो जो इलेक्शन का जो तारीख है उसको आगे किया जाए। तो अदालत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है और केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हल्के में फायरिंग हुई और 2 हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा 20 जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो भी गायब थे। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये जो 3 अहम पॉइंट हैं इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो जाए और 2 जो हलाकतें हुई हैं और इसके अलावा जो फायरिंग होती रही है जिसके बाद 36 जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो पोलिंग का अमल था वो रुका रहा। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये अहम मामला। जी ठीक है अमानत गशकोरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मियां शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के खिलाफ इत्तेक इज्जत का बरवक्त फैसला न होने का इकदाम चैलेंज किया है। इस पर हमारे साथ मौजूद है मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शमस महमूद मिर्जा की अदालत में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत हुई है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानब से अदालत में मुस्तफा रमदे पेश हुए हैं और ये दरखास्त जो थी इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये इतराज लगाया था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ इसके इज्जत के दावे में इसके हवाले से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास पेश होंगे। अदालत में मुस्तफा रमदे ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बाद बयानात के हवाले से इनके खिलाफ इसके इज्जत का दावा किया था और कानून के मुताबिक इसका 90 रोज में फैसला किया जाना जरूरी था, लेकिन इसमें 60 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं, 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ना तो इमरान खान की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है, ना ही उनके वकील जो है वो दलाइल दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने अदालत से ये सदा की कि अदालत इस केस का फैसला बरवक्त करने का हुक्म दे और ये भी सदा की कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो इतराज दायर किया है उसे भी उस इतराज को भी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मुस्तफा रमदे के इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद दरखास्त पे फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुना दिया गया है और रजिस्ट्रार ऑफिस का जो इतराज था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इसकी इज्जत के दावे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश होंगे, उसी इतराज को बरकरार रखा गया। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स और दीगर मिल्स से 40,000 टन चीनी खरीद ली है। यूटिलिटी स्टोर्स ने आखिरी टेंडर के मुकाबले 2 रुपए फी किलो चीनी खरीदी है। इस पर बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, डिटेल्स दीजिएगा।
जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर तरीन से मजीद 20,000 टन चीनी खरीद ली है और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर ने सिंध आबादगार और SGM शुगर मिल से भी 20,000 टन चीनी खरीदी है। लेकिन ये जो चीनी खरीदी गई है ये पिछले टेंडर के मुकाबले में 2 रुपए फी किलो महंगी खरीदी गई है और यूटिलिटी स्टोर ने चीनी ये तकरीबन 94 रुपए और 10 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी है, जिसमें 8 रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी इसके बाद शामिल किए गए हैं और यूटिलिटी स्टोर को अब ये जो हतमी कीमत इसकी चीनी की मौसूल हुई है वो 102 रुपए में पड़ी है। और यूटिलिटी स्टोर के हुकाम का ये कहना है कि रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुल्क भर के जो यूटिलिटी स्टोर है उनके ऊपर चीनी की जो कीमत है वो 68 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह हुकूमत जो है वो तकरीबन 40 रुपए के लगभग चीनी के ऊपर सब्सिडी रमजान मुबारक के दौरान जारी रखेगी। वकास अजीम, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए आज मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर सिंध स्टेट बैंक रजा बाकी की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। कमेटी इजलास में क्या क्या फैसले मतवक्के हैं, जान लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। इजलास गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी की सरबराही में हो रहा है। कमेटी जो है माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लेगी कि इन्फ्लेशन क्या रहेगी, महंगाई की शरह क्या रहेगी, करंट अकाउंट तमाम डाटा के जांचने के बाद जो है आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का फैसला करेगी। शरह सूद का ऐलान जो है स्टेट बैंक की जानिब से प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा और जो सर्वे हुआ है सर्वे में कहा जा रहा है कि बेशतर का कहना है कि शरह सूद 7% की मौजूदा शरह पर बरकरार रहेगी, जबकि चंद माहिरीन का कहना है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। निजी सेक्टर के दरामद करदा कोरोना वैक्सीन किस कीमत पर मुयस्सर होगी, फैसला ड्रैप करेगा। ड्रैप निजी सेक्टर की दरामद करदा कोरोना वैक्सीन की कीमत का तयन करेगा। इसी पर मजीद तफसीलात सबा वजीर से जान लेते हैं। सबा, बताइएगा। आज बिल्कुल ड्रैप प्राइसिंग बोर्ड निजी सेक्टर की दरामद से करदा वैक्सीन की कीमत जो है वो आज जो है मुकर्रर की जाएगी और ड्रैप की प्राइसिंग और कास्टिंग बोर्ड का इजलास आज होगा और ड्रैप रूसी कोरोना वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो मुकर्रर करेगा। जरा के मुताबिक ड्रैप कोरोना वैक्सीन की कीमत के बारे में सिफारिशात जो है वो काबीना को भिजवाएगा और वफाकी काबीना ड्रैप के अरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी देगा और कराची की फार्मा कंपनी ने रूसी साख्ता कोरोना वैक्सीन दरामद की है और आज जो ये अहम फैसला किया जाएगा उसमें वैक्सीन की कीमत के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो भी सामने रखी जाएंगी। जी सबा, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, मुजाहिद अनवर खान ओहदे से सुबदोश हो गए। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर ने पाक फ़िज़ाइया की कमान संभाल ली है। पाक फ़िज़ाइया में कमान की तब्दीली की तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। एयर चीफ तैनाती से पहले जहीर अहमद बाबर डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1986 में पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की थी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयरबेस और रीजनल एयर की कमांड भी कर चुके हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाने से बचाएं। उसके बाद पीडीएम के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं मीडिया में। पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पीडीएम का हिस्सा है और हम पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस काविशों की न सिर्फ पीडीएम की क़यादत ने भी तारीफ की, कारकुनों ने भी तारीफ की, बल्कि इस मुल्क के तमाम संजीदा हलकों ने भी तारीफ की कि जिस तरह उन्होंने पीडीएम की क़यादत को कन्विंस करने में वो कामयाब हुए कि जी हमें पार्लियामेंट खाली नहीं करनी चाहिए, हमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। हमने 85 में ये मिस्टेक की थी, उसमें एक ऐसी क़यादत भी आ गई कि जो आगे चल के उन हलकों की मालिक हो गई जो सियासत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं था उनका। तो मैं शुक्रगुजार हूं
कि पीडीएम की क़यादत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस राय को अहमियत दी, माना। ज़िमनी इंतखाबात में हमने कंबाइन हिस्सा लिया और हमने धुंध को वहां पर आने पे मजबूर कर दिया, हमने इनको एक्सपोज कर दिया, हमने इनके डाके को एक्सपोज कर दिया, नाकाम किया। हमने नेशनल असेंबली की पोलिंग जीत ली, जिसके लिए कहा जा रहा था कि आप तो अक्सरियत में नहीं है, मगर हमें मालूम था कि उनके लोग उनसे नाराज हैं और वो पोलिंग हमने जीती। और आपने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद में आइन के आर्टिकल 226 की वायलेशन की गई और वहां पर कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज नामरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। करें सिंध पुलिस ने हलीम आदिल शेख को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है। हलीम आदिल शेख को 2019 में घोटकी में पोलिंग स्टेशन पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध पुलिस ने हलीम आदिल शेख को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है। हलीम आदिल शेख को 2019 में घोटकी में पुलिस स्टेशन पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान। फैसल खान, डिटेल्स दीजिएगा। देखिए, सिंध पुलिस की जानिब से अब हलीम आदिल शेख जो सिंध में अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको एक और केस में गिरफ्तारी उनकी जाहिर की गई है। ये केस 2019 में घोटकी में इलेक्शन थे और उसमें जो है हलीम आदिल शेख और जो दीगर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा आराई की है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब इस केस में जो है हलीम आदिल शेख की जो है गिरफ्तारी शो की गई है और हलीम आदिल शेख जो है गुज़िश्ता कई दिनों से जो है जिला अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, क्योंकि वो दीगर मुकदमात जो मलीन में उन पर मुकदमात दर्ज हुए थे उसमें पहले ही गिरफ्तार थे, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया था और उसके बाद तबीयत की खराबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। इस वक्त भी हलीम आदिल शेख जिला अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जबकि अब उनको एक और केस में सिंध पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी शो की गई है। फैसल खान, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस सरकारी भर्तियां मौखर कर दी हैं। तालीम, सेहत, बल्दियात, ज़राअत, आबपाशी समेत तमाम महकमों में नई भर्तियां करने का फैसला मौखर कर दिया गया है। इंटरव्यूज और टेस्ट का जारी करदा शेड्यूल मनसूख कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में हमें ज्वाइन किया है आज़ाद नौहरियों ने। आज़ाद नौहरियों, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने एक बार फिर जो है सरकारी नौकरियों पर जो पाबंदी थी वो ख़त्म की थी, लेकिन इस वक्त कोरोना वबाई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ये फैसला आर्जी तौर पर मौखर कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानब से महकमा तालीम, सेहत, आबपाशी, ज़राअत समेत तमाम महकमों में 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमिन की भर्तियाँ करनी थी और इसके ऊपर 17 ग्रेड के भी मुलाजमिन की भर्तियाँ करनी थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ महकमा दाखिला की जानब से जो कोरोना सूरत-ए-हाल के पेश नज़र खदशा जाहिर किया गया, उसके बाद जो है ये फैसला मौखर कर दिया है। इस हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, IBS सखर, NTS, STS को कहा गया है कि फौरी तौर पर यह फैसला मौखर किया जाए। 48,000 से ज़्यादा ये खाली असामियाँ जहाँ पर भर्तियाँ करनी थी, लेकिन इस वक्त कोरोना सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ये फैसला आर्जी तौर पर मौखर कर दिया है। जी आज़ाद नौहरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सिंध असेंबली के बाहर धरना दिए असातिज़ा सरापा एहतजाज है। नौकरियां मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा भी बरकरार है, जबकि असातिज़ा का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते धरने पर बैठे रहेंगे। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं समीन नवाज से। समीन, बताइएगा। देखिए, ये IBA टेस्ट पास हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेसेस हैं 937 की तादाद में, जो मुस्तकिल किए जाने के हवाले से धरने पर मौजूद हैं। 1 मार्च से कराची प्रेस क्लब के बाहर ये धरना दिए हुए थे, जबकि गुज़िश्ता 4 रोज़ से ये सिंध असेंबली के बाहर धरना दे चुके हैं और इनका ये मुतालबा है कि जो मुस्तकिल किए जाने का इनका मुतालबा है बग़ैर टेस्ट दिए, उस पर जो है वो हुकूमत फौरी तौर पर उस मुतालबे को तस्लीम करे और इनकी नौकरियाँ बहाल की जाएँ, इनको मुस्तकिल किया जाए। इसके हवाले से इनका ये कहना था कि जो सिंध असेंबली के बाहर गुज़िश्ता 4 रोज़ से धरना दिए बैठे हैं, आज एक मरतबा फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की जाएगी इनकी जानिब से और ये अपनी गुजारिशात पेश करना चाहते हैं वज़ीर आला के सामने और उनसे कहना चाहते हैं कि जो इनके मुतालबात हैं उनको जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए और हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से और इनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने के हवाले से जो है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि जब इन असातिज़ा ने CM
हॉउस जाने की कोशिश की तो इनके ऊपर न सिर्फ ये कि शेलिंग की गई, वाटर शेलिंग की गई, बल्कि इनको CM हाउस जाने के लिए रोक दिया गया। इस वक्त भी रुकावटें लगाकर तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए हैं जो CM हाउस की तरफ जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से हमें पुलिस की भी भारी तादाद, जो भारी नफरी है वो यहाँ पर नजर आ रही है, ताकि अगर असातिज़ा अगर एक मरतबा फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश करें तो उनको रोका जा सके। ताहम असातिज़ा का अब भी यही मुतालबा है कि इनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाएं, इनको इनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए, वरना ये CM हाउस की तरफ मूव करेंगे और वहां जाकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की जाएगी। समी नवाज, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। मैट्रिक के इम्तहानात 4 मई की बजाय 27 मई से शुरू होंगे। तो आपको बता रहे हैं लाहौर समेत पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। मैट्रिक के इम्तहानात 4 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फाइल चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह को वापस भेज दी है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फाइल चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह को वापस भेज दी। सयाहत के फरोग के लिए सिविल एविएशन ने इकदामात शुरू कर दिए हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि सिविल एविएशन ने रवा साल जून जुलाई तक एयरपोर्ट को आलमी परवाजों के लिए फाल करने की हिदायत भी की है। तो आपको बता रहे हैं, सयाहत के फरोग के लिए सिविल एविएशन ने इकदामात शुरू कर दिए हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला भी किया गया है। सिविल एविएशन ने रवा साल जून जुलाई तक एयरपोर्ट को आलमी परवाजों के लिए फाल करने की हिदायत भी जारी की है। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के न्यू ब्लॉक की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खाए पिए और मर जाए, तो उसमें और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को अल्लाह ने उसको यानी जो उसको कंडेम किया, वो किया ही इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज़्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत, अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स से मैंने पढ़ा एक दफा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी, और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा जो मेरे पेशेंट्स थे उनमें मैंने एक चीज देखी कि जितना जितना उसका पैसा बढ़ता रहा और उसकी दौलत बढ़ती रही, उतनी उतनी उसकी खुशी कम होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप थी पैसे की और खुशी की। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भी हैं, अब देखें कि वो इतने बड़े बड़े यहां अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें। तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज ही मांगते हैं कि
کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ دو راستے آئیں گے، اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ سارے سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی، سب کی مشکل زندگیاں تھیں۔ تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں نا، قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھتے وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں۔ کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر بنے تو 13 سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا۔ 10 سال کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے 23 سال کے بعد، ان کی نبوت کے 23 سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا ہے۔ کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ اسٹڈی کریں ہمارا انٹلیکٹ کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے، جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھیں دونوں طرف، وہ کیا چیز تھی کہ 13 15 16 سالوں کے اندر وہی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کیا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئیں، وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھیں وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئیں، لیکن 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے، منگولین سویلائزیشن کا ہی نہیں پتہ۔ انہوں نے تو وہ سویلائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سویلائزیشن تھا، اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سویلائزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹسٹ مسلمانوں نے آگے چھوڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی، یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا، یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے، اور دوسری جو یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں، ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ اگر یہی ملک بننا تھا کہ جی ٹاٹا برلا کی جگہ یا شریف اور زرداریوں نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے، ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کلاسز ہوں، اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے کہ ہمیں انسان بنائے۔ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح، ہم آگے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا۔ یعنی وہ، اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے، اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔
ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمان اوپر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے۔ دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے۔ ہم عقل مند جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ، کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے۔ امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں نکل رہے تھے۔ جب آپ کے گریجویٹس، جب آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ، تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ کرنے کی۔ ایک پڑھا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے اتنے زبردست رزلٹس ہیں ملاکنڈ یونیورسٹی کے، اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں۔ پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بالکل ملک مقروض تھا، اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مقروض کیسے تھا، یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا تھے۔ جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے۔ ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی، کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا۔ جب روپے نے گرنا تھا تو سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے اب 155 یا 160 پہ پہنچا ہے۔ تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے۔ تو روپیہ وزیر اعظم عمران خان یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے نیو بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔